हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज के बारे में। तो आपको मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जिसके सिलेबस में होगा, उसके अंदर में यूनिट 2 में आपको मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग, व्हाट इज बैंक, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक, व्हाट आर द फीचर फंक्शन ऑफ बैंक, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, तो वो सारे जो भी टॉपिक रिलेटेड होगा बैंकिंग सर्विसेज से वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और विथ द डिफिनीशन एंड मीनिंग ऑफ बैंक। ठीक है, तो बैंक क्या है? बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या करता है, मेन हम लोग ऐसे बात करेंगे तो वो सेवर जो होता है, जिस सरप्लस यूनिट से वो लोग क्या करता है, पैसा को सेव करता है, डिपॉजिट करता है, और द जो भी डिफिसिट यूनिट होते हैं, जो बोरोवर होते हैं, उनको क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। जो भी डिपॉजिटेड हो तो उनको इंटरेस्ट पे किया जाता है, और जो बोरोवर होते हैं उनसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये मेन फंक्शन होते हैं बैंक के, इसी के बेसिस। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन बैंक क्या करते हैं। तो इन शॉर्ट बात करें तो बैंक क्या करता है, बैंक कलेक्ट्स मनी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बैंक कलेक्ट्स मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट टू स्पेयर और दोज हु आर सेविंग आउट ऑफ देयर इनकम्स। इट लेंड्स दिस मनी टू दोज हु रिक्वायर्ड इट। ठीक है, बाई जी ब्रोथर। ठीक है, तो बैंकिंग क्या है, बैंक एक तरह का इंस्टीट्यूशन जो कि मेन फंक्शन यही है बैंक का। ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमिक्स है, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट द बैंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन आइडियल डिफिनीशन ऑफ बैंक दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये हम देख लेते हैं। बैंक इज ए कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट विच डील्स इन डेप्थ एंड एंड एम्स एट अर्निंग प्रॉफिट्स बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम जनरल पब्लिक एट लार्ज विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। जो कि कैसा रीपेबल होगा, डिमांड पे। अदरवाइज थ्रो चेक्स, बैंक ड्राफ्ट्स एंड अदरवाइज विच आर यूज टू लेंडिंग टू द बोरोवर्स और इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये होता है बैंक का डेफिनेशन हुआ। वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में बात करते हैं, तो ऑन द डिफरेंट टाइप हम लोग ऑन द डिफरेंट बेसिस हम लोग क्या करते हैं, बैंक को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आपका रिजर्व बैंक, इसमें क्या रिजर्व बैंक शेड्यूल, इसमें आपका शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप बात करें तो हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल बात करें तो आप लोग का फॉरेन बैंक हो जाएगा, डोमेस्टिक बैंक हो जाएगा। ऑन ठीक है, तो ये आपका 4 बेसिस होता है, उसके अंडर में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंक को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व बैंक शेड्यूल, जिसमें आपका शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक आता है। शेड्यूल बैंक क्या होगा, जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई जो होता है उसमें इंक्लूडेड होगा तो वो शेड्यूल बैंक कहलाएगा। जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में इंक्लूडेड नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन शेड्यूल बैंक कहलाएगा। और क्या, एक 2-3 कंडीशन जो होता है उसको फॉलो करना होता है तो बी अ शेड्यूल बैंक, और जो वो कंडीशन को फॉलो नहीं करता वो नॉन शेड्यूल बैंक बन जाता है। ठीक है, तो शेड्यूल बैंक में क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन फर्स्ट में ही दिया हुआ है, डैट इट मस्ट हैव पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व ऑफ रुपीज़ 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख का पेड अप कैपिटल होना चाहिए या तो रिजर्व होना चाहिए। दैट इट मस्ट इंश्योर द आरबीआई, सॉरी रिजर्व बैंक, दैट इट्स ऑपरेशन आर नॉट डेट्रीमेंटल। जो भी ऑपरेशन होगा वो डेट्रीमेंटल नहीं होगा टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक होता है। दैट इट मस्ट नॉट मस्ट बी अ कॉपरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नॉट सिंगल ओनर फॉर्म और पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, ये 3 कंडीशन को जो फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, शेड्यूल बैंक कहलाएगा। वो सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड होगा वो शेड्यूल बैंक कहलाएगा। जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन शेड्यूल बैंक सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, ये आपका इन शॉर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप बात डिस्कस किया जाए तो आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा एंड कोऑपरेटिव बैंक होगा। पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, जो भी गवर्नमेंट ऑन बोल सकते हैं, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट हो बोल सकते हैं, जो कि 51% मेजोरिटी शेयर किसके पास में होगा, गवर्नमेंट के पास में होगा। तो आपका क्या कहलाएगा, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, एंड आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या होगा, प्राइवेटली ऑन होगा। ठीक है, जो कि मेजर जो भी कंट्रोल शेयर हो सकता है, मेजर शेयर जो भी होगा वो प्राइवेटली होगा, या तो इंडिविजुअल होगा या तो इंस्टीट्यूशन होगा। प्राइवेटली प्राइवेट सेक्टर बैंक। कोऑपरेटिव आपका प्राइवेट सेक्टर में क्या एग्जांपल हो जाएगा, एचडीएफसी। ठीक है, देन हम प्राइवेट सेक्टर हो गया। देन आपका कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात किया जाए तो कोऑपरेटिव बैंक क्या है, कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मीन्स ये होता है, देखिए को यहीं पे लिखा हो, कोऑपरेटिव स्टैंड फॉर वर्किंग टुगेदर। कोऑपरेटिव वर्ड का मीन क्या होता है, वर्किंग टुगेदर। इसमें क्या होता है, यह एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ बैंक है। आपका इसका फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल बैंक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें आपका क्या होता है, मेंबर होते हैं, मेंबर। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं फीचर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज वॉलेंट्री। इसमें क्या होता है, हम लोग जो बैंक नॉर्मल बैंक में जाते हैं वहाँ पे मेंबरशिप नहीं लेना पड़ता है, डायरेक्ट हम लोग बैंक का अकाउंट ओपन करेंगे अपना जो भी नॉर्मल फंक्शन के लिए, यहाँ पे आपको मेंबरशिप। ठीक है, देयरफॉर कोऑपरेटिव बैंकिंग मीन्स एन इंस्टीट्यूशन विच इज established on the principle of cooperation dealing with ordinary banking business. Cooperative banks are a special type of bank doing ordinary banking business in which the members are cooperate with each other to promotion of their common economic interest. ये होता है आपका कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मली होता है, इसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे फॉलो किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रमोट इकोनॉमिक सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, और बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात किया जाती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल इक्वलिटी होता है। जैसे यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का डिफिनीशन लिखा हुआ है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। और इन शॉर्ट एग्रीकल्चर क्रेडिट ये सब भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल बनाया जाता है, तो वो आप लोग देख पा रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, तो आपका डोमेस्टिक बैंक, फॉरेन बैंक। डोमेस्टिक बैंक क्या होगा, जो कि मेन हेड क्वार्टर और जो रजिस्टर्ड होगा। ठीक है, जैसे यहीं पे लिखा हुआ, दोज बैंक विच आर इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन द इंडिया आर कॉल्ड डोमेस्टिक बैंक। ठीक है, जो भी बैंक आपका इनकॉर्पोरेटेड होगा, रजिस्टर्ड होगा कहाँ पे, इंडिया में, वो आपका डोमेस्टिक बैंक कहलाएगा। फॉरेन बैंक में क्या होगा, जो कि उसका मेन हेड क्वार्टर, इनकॉर्पोरेशन, जो भी इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्लेस होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, आपका फॉरेन में होगा, वो क्या कहलाएगा, फॉरेन। यहीं पे लिखा हुआ है, फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक विच आर सेटअप इन अ फॉरेन कंट्री विद देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ हेड ऑफिस इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन बट हैविंग बिजनेस ब्रांचेज इन इंडिया, वो आपका क्या कहलाएगा, फॉरेन बैंक कहलाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग बात करेंगे, तो फंक्शन के बेसिस पे कॉमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, एक्सचेंज बैंक और सेंट्रल बैंक, ये आपका 5 हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एक्सचेंज बैंक, सेंट्रल बैंक। इन शॉर्ट बात करें तो कॉमर्शियल बैंक आपका जो भी नॉर्मल हम लोग देखते हैं, HDFC, SBI, IFC, आपका ICICI, सब क्या कहलाएगा, आपका कॉमर्शियल बैंक कहलाएगा। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड फंक्शन लाइक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग लोन, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शन फॉर द कस्टमर, ये क्या कहलाएगा, कॉमर्शियल बैंक्स कहलाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल बैंक्स में आपका जो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग नॉर्मल डिपॉजिट करने गए, चेक विड्रॉ, चेक इशू करवाने गए, ATM चाहिए, वो सब, ये सब इंडस्ट्रियल बैंक नहीं करता आपका। ठीक है, वो डिफरेंट होता है इंडस्ट्रियल बैंक आपका। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल बैंक आर दोज which provide medium term and long term finance to the industry for purchase and land, building plant, machinery and other industrial equipment। ठीक है, ये आपका इंडस्ट्रियल बैंक होता है। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द इंडस्ट्री टू परचेज लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। ये दे ऑल्सो एक्सेप्ट लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। डिपॉजिट भी कैसा, लॉन्ग टर्म, हम लोग नॉर्मल चाहेंगे तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म डिपॉजिट पे काम करते हैं इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक का एग्जांपल IDBI हो गया, IFCI हो गया, ICICI भी हो गया। ठीक है, ये सब आपका इंडस्ट्रियल बैंक का हो गया। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चर बैंक में क्या होता है, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन होते हैं, फार्मर होते हैं। फार्मर के नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया ये आपका एग्रीकल्चर बैंक। द नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, ठीक है, एंड डिफरेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। कमर्शियल बैंक एंड इंडस्ट्रियल बैंक डू नॉट डील विथ एग्रीकल्चर क्रेडिट फाइनेंसिंग एन एग्रीकल्चरिस्ट हैज बोथ टाइप ऑफ नीड्स। ठीक है, वो क्या सीड्स परचेज करने के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए, जैसे कि लैंड को परचेज करने के लिए या परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, वो सब को प्रोवाइड कराने के लिए जो बैंकिंग बनाया गया वो आपका एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट इज जनरली प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपका आ जाएगा सीड्स के लिए, ये सब हो गया। लॉन्ग टर्म में लैंड परचेज, ये सब हो गया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक में क्या होगा, एक्सचेंज बैंक आर दोज बैंक्स विच डील इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में, जो कि मनी आपका करेंसी एक्सचेंज बोल सकते हैं। ठीक है, वो फॉरेन एक्सचेंज बोल सकते हैं, उसी को फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज बोल सकते हैं। तो उसमें जो डील करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक आर दोज बैंक्स विच आर सेटअप इन अ फॉरेन कंट्री विद देयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ हेड ऑफिस इन द कंट्री बट हैविंग बिजनेस ब्रांचेज इन इंडिया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द apex of the country which regulates and supervises the banking, monetary and credit system of the country. The central bank is owned and controlled by the government of India.
सॉरी गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। जो भी सेंट्रल बैंक होता है हर एक कंट्री का अपना अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में क्या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपका सेंट्रल बैंक है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक तरह से गवर्नमेंट का एक तरह से अपेक्स बैंक बोल सकते हैं आरबीआई को, ठीक है। एक जो आरबीआई वो एक्ट करता है कैसे, एज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो एक्ट एज एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। इट हैज मोनोपोली टू द इशू करेंसी इन द करेंट कंट्री। जो भी मोनोपोली होता है करेंसी इशू करेगा वो आपका एक जो सेंट्रल बैंक होता है उसी के पास, जैसे कि इंडिया में आरबीआई के पास है। इट सर्व एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस एंड कीप्स कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। ये आपका सेंट्रल बैंक हो गया। अब बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। फंक्शन क्या क्या हो सकता है, बेसिक फंक्शन हो सकता है, एजेंसी फंक्शन हो सकता है, जनरल यूटिलिटी फंक्शन हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो आपका क्या बेसिक फंक्शन में क्या आ जाएगा, आप खुद से गेस कर सकते हैं। बेसिक फंक्शन में जो कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट हो गया, एडवांसिंग लोन हो गया, क्रेडिट क्रिएशन हो गया, इशू ऑफ चेक हो गया, इशू ऑफ एटीएम हो गया, ये सब क्या बेसिक फंक्शन। ये इशू आपका चेक एटीएम ये सब यूटिलिटी फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका देखा जाए तो आपका बेसिक फंक्शन में एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन और क्रेडिट क्रिएशन हो गया, ठीक है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में भी कैसा हो सकता है, सेविंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, करेंट रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब आपका हो सकता है। तो ये सब कुछ बताने वाला नहीं है, ये सब आप खुद से रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये आपका होम लोन अकाउंट, एडवांसिंग ऑफ लोन, ये सब आपका बेसिक फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। एडवांसिंग ऑफ लोन में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अब एजेंसी फंक्शन में देखते हैं हम लोग। एजेंसी फंक्शन में क्या होगा, एजेंसी फंक्शन में एक्ट एज अ एजेंट, एक एजेंसी की तरह काम करेगा बैंक, ठीक है। तो जिसमें आपका रेमिटेंस ऑफ फंड्स हो सकता है, जो कि फंड्स को इधर से उधर लाना, ट्रांसफ़र करना। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। बैंक क्या करती है, एज ए मर्चेंट बैंक, कमर्शियल बैंक एज ए मर्चेंट बैंकिंग भी क्या करती है, वो वर्क करती है। तो उस टाइम पे उसे डिविडेंड और शेयर का इंटरेस्ट का डिवेंचर का कलेक्शन करना, पेमेंट करना, वो सब काम बैंक करती है। रिप्रेजेंटेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ये सब भी काम क्या करती है, बैंक करती है, ठीक है। तो ये आपका एजेंसी फंक्शन हो गया। रेमिटेंस ऑफ फंड क्या होता है, रेमिटेंस ऑफ फंड, कमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ सेफ रेमिटेंस ऑफ फंड्स ऑफ देयर कस्टमर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू चेक, बैंक ड्राफ्ट, टेलीफोन ट्रांसफर एक्सेट्रा। वही पेमेंट, एक पेमेंट बोल सकते हैं, ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, फंड एक जगह से दूसरी जगह, वो आपका रेमिटेंस ऑफ फंड कहलाता है, ठीक है। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज पता ही है, ट्रस्टी के जैसा भी क्या करती है, बैंक काम करती है। जनरल यूटिलिटी फंक्शन, जनरल यूटिलिटी फंक्शन में क्या हो सकता है, आपका लॉकआउट फैसिलिटी हो सकता है, ट्रेवल्स चेक फैसिलिटी हो सकता है, गिफ्ट चेक फैसिलिटी हो सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्टिंग एज ए रेफरी, ये सब आपका क्या हो जाएगा, यूटिलिटी फंक्शन में हो जाएगा। ये सब बताने वाली बात नहीं है, ये सब पता है सबको। तो मूव ऑन करते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, मर्चेंट बैंकिंग, ये सब आपका यूटिलिटी फंक्शन में आएगा। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स इन इंडिया, ठीक है। बैंकिंग इन इंडिया forms the base for the economic development of the country. Major changes in the banking system and management have seen over the years with the advancement in technology considering the नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये आप खुद से रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो जो भी हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैंक्स इन इंडिया अगर बात करें तो इसको हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। इसको हम लोग प्री इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं, और आफ्टर और करेंट बोल सकते हैं हम लोग, या आफ्टर 1992 जो कि एलपीजी रिफॉर्म हुआ था उसके बाद, ठीक है। तो ये आपका 3 फेज में हम लोग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अर्ली फेज लिखा हुआ है, नेशनलाइजेशन फेज, ये आपको अपने बेस, अपने नॉलेज के हिसाब से आप डिफरेंट फेज में आप उसको कंसिडर करके लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
जैसे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में बात किया जाए तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो कि फर्स्ट बैंक था आपका, जो कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, ये आपका 70 में इस्टेब्लिश किया गया था, लोकेटेड इन द इंडियन कैपिटल। पहले इंडियन कैपिटल था आपका कोलकाता, लेटर क्या हुआ, दिल्ली शिफ्ट किया गया, ठीक है। तो हाउ एवर द बैंक फेल, ठीक है, जो बैंक था ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपका जो फर्स्ट बैंक था, कब इस्टेब्लिश हुआ, 70 में, जो कि 1832 आते आते वो बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड ओवर 600 बैंक्स एंड बीन रजिस्टर्ड बट ओनली फ्यू मैनेज टू सर्वाइव, ठीक। जो भी प्री इंडिपेंडेंस से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले 600 मोर देन 600 बैंक क्या किया गया, रजिस्टर्ड किया, बट क्या हुआ, फ्यू सर्वाइव किए। जैसे कि आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान वो भी सर्वाइव नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट बैंक्स जो कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले इस्टेब्लिश किए गए, जो कि अभी भी कुछ कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ चले गए, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी है इस्टेब्लिश 3 बैंक, जो कि बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था, और आपका बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, ये 3 बैंक था, ठीक है। उसको क्या कर दिया गया, लेटर उसको मर्ज कर दिया गया, उसको मर्ज करके बनाया गया क्या, वही वो बैंक कहलाता है प्रेसिडेंशियल बैंक, लेकिन उसको मर्ज करके बनाया गया एक सिंगल बैंक, जो कि कहलाया क्या, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद वो इंपीरियल बैंक को क्या किया गया, 1955 आते आते उसको रीनेम किया गया, रीनेम बोल सकते हैं उसको, नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। और उसको क्या बनाया गया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अभी क्या है, करेंटली द लार्जेस्ट PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ, पहले क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ 1955 में, किसका, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, उसको रीनेम किया गया क्या, SBI। और इंपीरियल बैंक कैसे बना, वो आपका 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों को मर्ज करके उससे बनाया गया क्या, आपका इंपीरियल बैंक, ठीक है। इन 1955 में आपका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, बना क्या, SBI का बहुत डिफरेंट क्या था, सब्सिडरी था, उसको भी क्या किया गया, लेटर मर्ज कर दिया गया, ठीक है। 90, अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये डिफरेंट बैंक का इस्टेब्लिशमेंट डेट दिया हुआ है, ठीक है। कुछ प्री इंडिपेंडेंस, सब प्री इंडिपेंडेंस का ही है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में आते हैं। जैसे जैसे क्या हुआ, बैंक क्या हुआ, आ रहे थे जा रहे थे कितने बैंक, ठीक है। एट द टाइम व्हेन द इंडिया गोट इंडिपेंडेंस, ऑल द मेजर बैंक एट द कंट्री वेर लेड प्राइवेटली, जो भी बैंक ऐसे थे प्राइवेटली थे, और जो भी प्राइवेट बैंक होते हैं उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो वो प्रॉफिट के चक्कर में वो लोग क्या, वो रूरल एरिया में इस्टेब्लिश कर ही नहीं रहे थे, तो इसके लिए और मनी लेंडर जो भी गांव में भी चाहिए फाइनेंस, ठीक है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक को नेशनलाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। विद द एम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका बैंक को नेशनलाइज किया, जो कि 1955 में आपका इंपीरियल बैंकिंग हुआ शुरू में, ठीक है। उसके बाद आपका 14 बैंक हुए नेशनलाइज बिटवीन द 1969 टू 1991, और 1969 टू 1991 तक आते कितना 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद गिवन द ये 14 आपका जो भी बैंक था नेशनलाइज हुआ वो दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद 98 आते आते अनदर 6 बैंक को क्या किया गया, नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। नेशनलाइज मतलब क्या, गवर्नमेंट ने खुद कंट्रोल ले लिया पूरा, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर में आ गया, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका मैंने बोला था SBI का क्या था, सब्सिडरी भी था, उसको सब्सिडरी को भी क्या किया गया, उसको भी जैसे आपका दिया हुआ है आपका 20 था, उसको भी क्या किया गया, उसको भी नेशनलाइज कर दिया गया, उसको भी बैंक के SBI के साथ में मर्ज कर दिया गया, ठीक है। ऑल द दिस बैंक्स विल लेटर मर्ज इन द SBI इन द 2070 एक्सेप्ट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र विच मर्ज इन 2008 एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंदौर विच मर्ज इन 2010। उसके बाद पोस्ट, ठीक है। उसके बाद लिबरलाइजेशन पीरियड, लिबरलाइजेशन में जो क्या LPG जो भी इंडिया में क्या एक तरह से क्राइसिस है उसने, वो उसके बाद इंडिया कहाँ मूव ऑन किया, इंडिया में क्या एक तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसके बाद बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है, जिसमें LPG रिफॉर्म आया, ठीक है। उसके बाद में बैंकिंग सेक्टर में भी क्या चला है, बहुत सारा रिफॉर्म हुआ, जो कि आपका एक कमेटी का भी फॉर्मेशन हुआ अंडर द लीडरशिप श्री M नरसिम्हन टू मैनेज द वेरियस रिफॉर्म्स इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। द 10 बिगेस्ट डेवलपमेंट वाज इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। पहले क्या था, जैसे जैसे नेशनलाइजेशन हुआ प्राइवेट सेक्टर बैंक भी छोड़ के चले गए और प्राइवेटली बैंक था ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक हुआ, ठीक है। RBI गेव द लाइसेंस टू 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द कंट्री, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बैंक के बारे में अदर भी बहुत सारे इंडस्ट्री में क्या होगा, बैंकिंग के छोड़कर भी प्राइवेट सेक्टर का आवागमन स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया एक तरह से अलाउ किया, ठीक है। तो ये आपका 10 बैंक्स इस्टेब्लिश्ड हुए आपका कब,
ये जब आपका एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ उसके बाद में नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन से। अदर मेजर वे टेकन इंक्लूड सेटिंग of branches of various foreign banks in India. No more nationalization of banks could be done. ठीक है, ये लिया गया। The committee announced the RBI and government would treat both public and private sector banks equally. Any foreign bank could start. ठीक है, फॉरेन बैंक को भी अलाउ किया गया। पहले क्या किया गया था, बिफोर द आपका एलपीजी रिफॉर्म एक तरह से इकोनॉमी को लिमिट कर दिया गया था, कोई भी प्राइवेट को काम नहीं दिया जा रहा था, कोई भी फॉरेन को अलाउ नहीं किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये आपका ये सब चेंजेस होते गए। ठीक है, अब मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन बैंकिंग मूव ऑनलाइन। ठीक है, अभी क्या एक तरह से जो भी बैंकिंग पूरा ऑनलाइन, अब अभी क्या बैंक को जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका हो गया। तो लास्ट में आप कंक्लूड करते समय आप करंट प्रेजेंट सिनेरियो देकर आप प्रेजेंट सिचुएशन जो बैंकिंग का है जैसा चल रहा है, ठीक है, क्या क्या चेंजेज हुए, जैसे यूपीआई ये सब हो गया। ठीक है, एटीएम फैसिलिटी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। ठीक है, आपका क्यूआर कोड से पैसा निकाल सकते हैं हम लोग बहुत जगह में, वो सब भी आप दे सकते हैं। आपको करंट सिनारियो में बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर में आप उसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका प्री इंडिपेंडेंस हो जाएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका उसको 1955 टू 1992 कर सकते हैं, और उसके बाद आफ्टर 1992 कर सकते हैं। देन आप प्रेजेंट सिनारियो देकर आप उसे कंक्लूड करके जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस यू कैन राइट विथ इन योर एग्जाम। डिफरेंस बिटवीन द रिटेल बैंकिंग एंड द बिजनेस कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है, तो आपका रिटेल बैंकिंग अलग होता है, बिजनेस और कॉर्पोरेट बैंकिंग अलग होता है। रिटेल बैंकिंग से आप समझ पा रहे हो कि जो रिटेल एक तरह से डायरेक्ट कस्टमर से, जैसे हम लोग नॉर्मल जो बैंकिंग फैसिलिटी हो गया, ठीक है, वो रिटेल बैंकिंग के जनरल पब्लिक के लिए। लेकिन बिजनेस कॉर्पोरेट बैंकिंग में एक तरह से बिजनेस और कॉर्पोरेट के साथ में डीलिंग होता है। ठीक है, आपको वो क्या कहलाता है, कॉर्पोरेट और बिजनेस बैंकिंग कहलाता है। ठीक है, तो रिटेल बैंकिंग इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज दैट इज अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, बट अगर बात करें कॉर्पोरेट बैंकिंग में, तो ये आप तो बिजनेस वर्ल्ड के लिए ही होता है। ठीक है, इट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज लाइक क्रेडिट, ट्रेजरी, फिक्स असेट रिक्वायरमेंट, फाइनेंस, कमर्शियल सर्विसेज, ये सब। लेकिन रिटेल बैंकिंग आपका जनरल पब्लिक के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस अगर आप लोग खुद से रीड कर सकते हैं, कुछ इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रोडक्ट के बारे में देखा जाए तो कस्टमर आर द फोकस ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कॉर्पोरेट बिजनेसेस होगा। ठीक है, क्लाइंटले मतलब क्लाइंट के बोल सकते हैं, क्लाइंट जो भी क्या एक तरह से एक्सटेंसिव हो, जो जनरल पब्लिक है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बिजनेस तो 1 2 3 ऐसे, लेकिन जनरल पब्लिक तो कितना ज़्यादा है। तो वही प्रोसेसिंग कॉस्ट देखा जाए तो आपका रिटेल बैंकिंग में लो होता है, बट लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग में कॉम्परेटली हाई होता है। ट्रांजेक्शन जो भी डिनोमिनेशन बोल सकते हैं, जो भी वैल्यू होता है वो क्या होता है, लोअर होता है, और कॉर्पोरेट बैंकिंग में हायर होता है। चार्जेस कैसे होते हैं, चार्जेस भी एज कम्पेयर टू बिजनेस बैंकिंग लो होते हैं रिटेल बैंकिंग में, लेकिन इसमें ज़्यादा होता है। ट्रांजेक्शन का लोन साइज का अप टू 5 हो सकता है, इसमें मोर देन 5 हो सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट आता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, CRM एक तरह से अभी ट्रेंडिंग टॉपिक बोल सकते हैं। बैंक क्या करती है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजर उसे हायर करती है आजकल। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जॉब पोर्टल पे या न्यूज में। ठीक है, तो एक तरह नया कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो तरह कस्टमर से डायरेक्टली डील करता है, उसके इशू को रिजॉल्व करता है। ठीक है, कस्टमर और बैंक का रिलेशनशिप को क्या करता है, बिल्ड करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, वही काम होता है CRM का। ठीक है, CRM इज द स्ट्रेटेजी ऑफ बिल्डिंग, मैनेजिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द लोयल एंड लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर रिलेशनशिप। ठीक है, CRM इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच बेस्ड ऑन कस्टमर इनसाइट। इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज टुवर्ड personalized handling of customer are distinct entities through the identification and understanding of their differentiated needs, preference and behavior. A few more definition which is clarify, ये क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग खुद समझ गए होंगे कि CRM होता क्या है। ठीक है, CRM इन बैंकिंग इंडियन सिनेरियो, तो ये आप खुद से रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, CRM इन बैंकिंग इशू एंड चैलेंजेस, ये भी आप खुद से रीड कर सकते हैं। CRM टेक्नोलॉजी के साथ में ही काम किया जाता है। ठीक है, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इंटीग्रेशन, ये सब खुद से रीड कर सकते हैं। पीपल इशू ये देख सकते हैं। उसके बाद एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया,
ये एडवांटेज ऑफ रिटेल बैंकिंग बिजनेस का भी अलग हो सकता है, ठीक है। ये इजी है, आप खुद से देख सकते हैं। और उसके बाद रिटेल बैंकिंग ट्रेंड्स एंड इट्स स्कोप इन इंडिया, जो रिटेल बैंकिंग का जो ट्रेंड्स है एंड इट्स स्कोप, वो आप खुद से भी लिख सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न बैंकिंग टेक्नोलॉजी हैज कॉज ए ड्रामेटिक transformation in the functioning and operation of retail banks. The banks have used these technologies to best of their advantage to reach out the clients, ठीक है। ये आप खुद से रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या होता है? बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी फॉर्म विद द एम टू एड्रेस एंड रिजॉल्व द कंप्लेंट्स ऑफ द बैंक कस्टमर, ठीक है। अब बैंकिंग ओम्बड्समैन क्या है? एक तरह से क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है आपका, ठीक है, जो कि बैंक से भी ऊपर होता है, ठीक है। अगर बैंक में आपका कोई भी प्रॉब्लम है, बैंक में आप जाते हैं, बैंक आपको रिजॉल्व नहीं करता है, आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप किसी को, आप बैंक के अगेंस्ट में आप जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपका कंप्लेन को रिजॉल्व करेगा। वो एक तरह से बैंक से भी ऊपर होता है, बैंक इससे डरते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन से, ठीक है। ये द सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 डील्स विद द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है। तो बैंकिंग क्या है? एक तरह से बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या है? एक तरह से फास्ट ट्रैक एंड इनएक्सपेंसिव फॉरम फॉर द कस्टमर ऑफ द बैंक्स फॉर रिजोल्यूशन ऑफ देयर कंप्लेंट्स, ठीक है, रिगार्डिंग द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक्स ऑफ इंडिया। कोई भी इशू हो रिलेटेड जो बैंक आपको रिजोल्व नहीं कर पा रही है, आपको वो जरूरी है, वो सॉल्व करना है, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, आपका ऑनलाइन ही होता है सब कुछ। ये होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन, ठीक है। यूनिवर्सल बैंकिंग के बारे में बात करें तो यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है? एक तरह का यूनिवर्सल बैंकिंग एक तरह से इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग वेयर बैंक्स अंडरटेक अ ब्लैंकेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जहाँ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक फाइनेंशियल सर्विस होते हैं। वो जो सिंगल बैंकिंग सपोज क्या करते हैं, वो इंक्लूड कर ले, उससे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बैंकिंग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है ब्लैंकेट में और फाइनेंशियल सर्विसेज में, ये सब आपका इंक्लूड होता है, ठीक है। क्या कर रहे हैं? आपका बैंक के इंश्योरेंस भी बेचते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में भी डील करते हैं बैंक, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक क्या कर रहे हैं? फंक्शन, म्यूचुअल फंड्स भी आप खुद का होता है उन लोग का अलग अलग, ठीक है। फैक्टरिंग का काम कर रहे हैं, हाउसिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, हाउसिंग फाइनेंस बोल सकते हैं। वो सब क्या करते हैं? यूनिवर्सल बैंकिंग के ही अंदर में आ जाता है, ठीक है। ये आप लोग रीड कर सकते हैं। एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है? आप समझ पा रहे होंगे। असेट एंड लायबिलिटी, असेट तो पता ही, लायबिलिटी पर क्या होता है पता ही है, ठीक है। तो उसी को मैनेजमेंट, ठीक है। तो इज अ प्रैक्टिस यूज बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम अ मिसमैच ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। असेट एंड लायबिलिटी के मिसमैच को रिजॉल्व करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेट का मतलब क्या? कम करने के लिए, हटाने के, हो ही ना ऐसा, ठीक है। उसको क्या, उसी के लिए क्या किया जाता है? एलएम, असेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट किया जाता है। एलएम इज ए स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय a combination of risk management and financial planning and are often used by the organization to manage long-term risks that can arise due to the changing circumstances. The practice of asset and liability management can include many factors, including the strategic allocation of assets, risk mitigation, adjustment of regulatory and capital frameworks. By successfully matching asset against liabilities, financial इंस्टीट्यूशन आर लेफ्ट विद द सरप्लस दैट कैन बी एक्टिवली मैनेज। ये सब आपका होता है एसेट एंड लायबिलिटी मैनेजमेंट में। जो भी एसेट और लायबिलिटीज़ का मिसमैच है उसको मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को जो मिटिगेट करने के लिए एक किया जाता है, जो कि आपका कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन करते हैं, ठीक है। ये आप खुद से रीड कर सकते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। आपका इंटरेस्ट रेट हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क में क्या होता है? एसोसिएटेड विद द चेंज टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क रेफर टू रिस्क एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एबिलिटी टू फैसिलिटेट इट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश फ्लो ऑब्लिगेशन, आल्सो नोन एज लिक्विडिटी। सपोज बैंक के पास में पैसा नहीं है डिपॉजिटर को देने के लिए, सपोज, तो उस समय क्या वो लिक्विडिटी, उसके पास लिक्विडिटी रिस्क, वो लिक्विडिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ रिस्क में आपका कैपिटल मार्केट रिस्क हो जाएगा, ठीक है। रिकवरी मैनेजमेंट ऑफ बैंक, ठीक है, जो कि एनपीए होता है। एनपीए में तो आपका बता दें नॉन परफॉर्मिंग, सपोज बैंक क्या करती है? लोन देती है, वो क्या करती है? कोलेटरल लेती है, बैंक कोलेटरल लेती है,
बैंक क्या करती है, लोन देती है तो वो उसे क्या आपको ईएमआई बोल सकते हैं, एक तरह से इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो। वो क्या करती है, वो महीने महीना जो भी उसका होता है वो अपना लेते रहती है। ठीक है, सपोज आपको को लोन दिया गया, आप वो उसे रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं, मंथली आप इंस्टॉलमेंट उससे नहीं पे कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे नहीं होने के बाद वो क्या बन जाएगा, वो एनपीए हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक को कुछ इनकम ही नहीं हो रहा है, वो या तो रिकवरी जो भी उसने दिया था वो भी नहीं हो रहा है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, उसको रिसॉल्व करने के लिए बैंक क्या करती है, अभी मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि आपका जो भी बैंक होती है वो एक तरह से खुद रिकवरी मैनेजमेंट बनाती है, या तो कोई प्राइवेट कंपनी को साथ में लिंक होकर वो लोग रिकवरी कराते हैं। ठीक है, तो a debt from a loan credit line or account receivable that is recovered either in whole or in part after it has been written off as classified as bad debt। ठीक है, जो भी बैड डेब्ट मतलब एक तरह से रिकवरी नहीं हुआ, कुछ पार्ट रिकवरी हुआ, कुछ पार्ट रिकवरी नहीं, वो सब बैड डेब्ट के अंदर में चला जाता है। ठीक है, तो जो भी क्या होता है, नॉट ऑल बैड डेब्ट रिकवरी आर लाइक kind recovery. For example, a collateralized loan that has been written off may be partially recovered through the sale of collateral, or the banks may receive equity in exchange for return of a loan। ठीक है, बैंक क्या करती है, कोलेट्रल जो होता है वो कोलेट्रल को बेच देती है वो रिकवरी करने के लिए। अगर कोलेट्रल नहीं, बहुत सारे अभी जो लोन होते हैं बिना कोलेट्रल का भी होते हैं कुछ लोन, तो उस समय में बैंक वो कस्टमर को अप्रोच करती है और वो सेटलमेंट करती है कि कम या तो रिकवरी मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, वही जो एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसको क्या करना है, रिकवर करना। ठीक है, जो बैड डेब्ट्स होने वाले उसको रिकवर करना, एक तरह से फ्रेश लोन को फिर से उस इशू करना, ये सब रिकवरी मैनेजमेंट में आ जाता है। एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ रिकवरी। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज में अगर एडवांटेज बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, रिकवरी में क्या होता है, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं बैंक को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग डेप्ट collection to outside enable of official from banks to develop more remunerative new business, the third party involvement। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो भी रिकवरी में ज़्यादातर क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है। वो एक तरह से थर्ड पार्टी, एक तरह से आउटसाइडर कंपनी को दिया जाता है टास्क रिकवर करने के लिए। बैंक क्या आएगी, अपना रिपोर्टेशन खराब नहीं करती है, इसलिए वो आउटसाइडर को दे देती है। वो आउटसाइडर जाके वहाँ पर डरा के धमका के झगड़ा करके जैसे करके वो उससे बैंक का रिपोर्टेशन भी खराब नहीं होता है और लोन का भी रिकवरी होता है। ठीक है, रीनोगोशिएशन का भी काम वही लोग करते हैं जो आउटसाइडर होते हैं। स्किलफुली नेगोशिएटेड डेप्ट कलेक्शन कुड मीन अ सेविंग ऑन लिटिगेशन कोड जो भी मतलब खर्चा हुआ रिकवरी में। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग डेप्ट कलेक्शन टू आउटसाइड इनेबल ऑफिस टू नॉन बैंकिंग टू कॉस्ट डेवलप मोर बेनिफिशियल न्यू बिजनेस। ठीक है, डिसएडवांटेज में क्या होगा, डेप्ट कलेक्शन डज कॉस्ट मनी। एक तो जो उसका खुद का पैसा बैंक ने दिया था वो गया, जो आने वाला था इनकम वो गया, फिर एक्स्ट्रा जो खर्चा हुआ जो थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करने में वो सब। ठीक है, तो वो कॉस्ट मनी करता है। ठीक है, द डेप्ट कलेक्शन एजेंसी विल बी एस्टैब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद द बैंक कस्टमर्स विच कुड पोटेंशियली हार्मफुल इफ दे सॉर्ट दैट रिलेशनशिप बाय नॉट डीलिंग विद कस्टमर इन ए कोर्टियस मैनर। ठीक है, ज़्यादातर जो बैंक के जो आउटसाइडर जो थर्ड फर्म होते हैं वो लोग कोर्टियस मैनर में डील करते ही नहीं। ठीक है, तो वो एक तरह से अगर कोर्टियस मैनर में डील नहीं करेंगे तो बैंक के लिए एक तरह से हार्मफुल होगा। ठीक है, द एजेंसी रिगार्डिंग डेप्ट रिकवरी कंटेन्स द मेन टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड बाय द प्रिंसिपल। ये सब खुद से रीड कर सकते हैं। ये हो गया आपका ड्यूटीज ऑफ एजेंट, ये सब कुछ काम करनी है। एनपीए मैंने बता दिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होगा, एक तरह से 90 डेज। ठीक है, 90 डेज तक ओवर ड्यू होने के बाद वो लोग उसे जो भी जो लोन होता है उसको एनपीए डिक्लेयर कर देते किया जाता है। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है आप नीचे में क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं। और एनपीए में भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। एनपीए आपका सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लो एसेट ये हो गया। रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस में रिस्क होगा ही, क्यों नहीं होगा, सभी जगह रिस्क है, इसमें भी होगा। ये आप खुद से रीड कर सकते हैं कौन कौन सा रिस्क हो सकता है। लिक्विडिटी रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट और डिफ़ॉल्ट रिस्क। ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट रिस्क तो होगा ही, और ऑपरेशनल रिस्क ये हो गया। डिफ़ॉल्ट रिस्क इन बैंक, ठीक है, असेसिंग डिफ़ॉल्ट रिस्क, ये सब खुद से रीड कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट इन बेसल बेसल नॉर्म्स, या मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें आपको बेसल नॉर्म्स डिफाइन किया गया, डिस्कस किया गया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और मे बी ये वीडियो आपका जो भी होगा पार्ट बाई पार्ट होगा, सो आप लोग इजी वे में देख पाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।